प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस 50 ऑब्जेक्टिव से आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बच्चा पार्टी आज के क्लास को आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले इस 50 ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। जितने भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आज जो है सबसे पहले आप लोग क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला नंबर सवाल जो है आपके सामने है। सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा। देखिए फर्स्ट नंबर सवाल कह रहा है कि आयोडीन क्या है। आयोडीन जो होता है वो क्या होता है? आयनिक ठोस है, परमाणविक ठोस है, आणविक ठोस है या फिर सहसंयोजक ठोस होता है। तो आपको मैंने बताया था कि क्रिस्टल 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से आप बोलोगे सर, कौन कौन से होते हैं? एक हमारा होता है आयनिक ठोस, दूसरा होता है आणविक ठोस, तीसरा होता है सहसंयोजक ठोस और चौथा होता है धात्विक ठोस। अब बता दो आयोडीन यानी कि NaCl जो होता है ये क्या होता है? तो ये होता है हमारा आयनिक ठोस जिसपे कि आयन लगा हुआ हो, इसलिए सही जवाब विकल्प नंबर ए हो जाएगा। सही जवाब आयनिक ठोस लगा सकते हो, आयनिक सॉलिड हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बच्चों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए मात्र 50 ऑब्जेक्टिव है, सारे बच्चे ध्यान से देखना क्लास को। देखिए दूसरा नंबर सवाल जो है आपके सामने है, बताते चलना चैट सेक्शन में आंसर। लास्ट में पूछेंगे आप लोग 50 में कितना सही कर पाए हो। देखिए दूसरा नंबर सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से बेरवादार ठोस कौन है। बेरवादार कहने का अर्थ होता है कि एमोर्फस सॉलिड और क्रिस्टल आपसे पूछा गया। हीरा और ग्रेफाइट हमारा सहसंयोजक क्रिस्टल का उदाहरण, तो ये हमारा क्रिस्टल हो जाएगा। सामान्य लवण अभी मैंने बताया कि क्रिस्टल होता है, लेकिन ये ग्लास कांच जो होता है इसका हिंदी क्या होता है? कांच या फिर कांच कह सकते हो। ये हमारा क्या है? तो अक्रिस्टल है, इसलिए सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो अणुचुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? ये होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सारे बच्चे याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए चौथा नंबर सवाल देखिए आपके सामने, फ्रेंकल तथा शॉर्टकी डिफेक्ट होते हैं किसमें होते हैं? फ्रेंकल जो दोष होते हैं, शॉर्टकी दोष भी होते हैं, ये किसमें होते हैं? नाभिकीय दोष है, क्रिस्टल दोष है, परमाणु दोष है या फिर अणु दोष है? ये क्रिस्टल में डिफेक्ट होता है, सभी बच्चे को पता होगा ये क्रिस्टल ये दोष होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये क्रिस्टल डिफेक्ट होता है। सारे बच्चे याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट और कौन सा? क्रिस्टल डिफेक्ट। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। पांचवा नंबर सवाल है, सांद्रण इकाई जो ताप से स्वतंत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा पार्टी, इसको लगा लो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में मतलब लगातार पूछे जाते हैं। ये प्रश्न क्या होता है कि मतलब बराबर पूछ ही दिया जाता है, मतलब दोबारा 3 बार 4 बार पूछ देता है। देखो सांद्रण इकाई जो ताप से स्वतंत्र, ताप का किस पर प्रभाव नहीं पड़ता है? वो हमारा मोललता होता है, मोलालिटी होता है। ताप का प्रभाव पड़ने वाला वो कौन सा होता है? मोलरता होता है, लेकिन जो नहीं पड़ता है वो मोललता है, इसलिए विकल्प नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। बच्चों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट बोल दिया हूं तो इंपॉर्टेंट है। चलिए 6 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो 6 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? नहीं को पढ़ना भूल जाते हैं और गलत मार के चले आते हैं, लेकिन अच्छे से क्वेश्चन को आप लोगों को पढ़ना है। निम्नलिखित में कौन विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? भाई आपके प्रदीप भैया आपके साथ है ना, एक भी प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा। देखो निम्नलिखित में कौन सा है जो विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म क्या है? तो नहीं है। मैंने बताया था कि विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो विलियन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उसका कोई कणों का आकार या प्रकृति से लेना देना नहीं होता है। और मैंने बताया था कि विलियन का अनुसंख्यक मात्र 4 गो होता है, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, प्रासरणी दाब और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। 4 हुआ, लेकिन ये पृष्ठ तनाव जो है बीच में घुस गया है, इसलिए ये कैसे हो सकता है? ऑप्शन नंबर बी आप लगा सकते हो, पृष्ठ तनाव जो है ये अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। चलिए 7 नंबर सवाल आपके सामने, बता दो 7 नंबर सवाल का जवाब सबसे पहले कौन से बच्चे लगाओगे? और बच्चा पार्टी अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है, बहुत गलत बात है, इसलिए सारे बच्चे एक बार क्लास को पहले लाइक कर दो, तब पढ़ने में भी मजा आता है और पढ़ाने में भी। देखो मोलरता को व्यक्त किया जाता है, मोलरता, मोलरिटी, मोलरता मोल पर लीटर मोलरता होता है और मोल पर केजी ये क्या है? तो ये मोलरता होता है, इसलिए मोलरता पूछा गया, मोल पर लीटर होगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। 7 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन बी लगा लो आप लोग। चलिए 8 नंबर सवाल है आपके
सामने बता दो। समपराशरी विलयन में समान होती है, समपराशरी विलयन में क्या समान होती है बता दो। मोलर सांद्रण, मोललता, नॉर्मलता या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा 8 का करेक्ट आंसर? ये मोलर सांद्रण होता है। कौन सा? मोलर सांद्रण होता है, जिसको हम लोग मोलरता भी बोलते हैं। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। चलिए फिर 9 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं और 9 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा। बता दो निम्नलिखित में से एक आयनिक यौगिक कौन है? आयनिक यौगिक आपसे पूछा गया, बता दो निम्नलिखित में कौन सा है जो हमारा आयनिक यौगिक है? तो वो है हमारा सोडियम नाइट्रेट। कौन सा? तो सोडियम नाइट्रेट। अगर इसका फॉर्मूला पूछ ले, ये हमारा होता है NaNO3 होता है। सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला है NaNO3। बच्चों याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछे सोडियम नाइट्रेट का तो लगा देना। चलिए, सेल स्थिरांक की इकाई क्या होती है? सेल स्थिरांक की इकाई क्या होती है बताएंगे सभी बच्चे, फटाफट से बता दो। सेल स्थिरांक जिसे हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स बराबर फॉर्मूला हमारा क्या होता है? एल बटा में ए होता है। एल बटा में ए होता है कि नहीं बता दो बच्चा पार्टी। एल बटा में क्या होता है? लंबाई है तो सेंटीमीटर में ले लो ना, सेंटीमीटर में दिखाई दे रहा है तो हम लोग सेंटीमीटर में लिख लेते हैं सेंटीमीटर। और एरिया है तो इसका सेंटीमीटर इनवर्स लिखते हैं या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर यहाँ पे हमारा चला गया तो 1 बटा सेंटीमीटर बचा। 1 बटा क्या बचा? तो सेंटीमीटर। इसी को हम लोग ऊपर ले गए तो सेंटीमीटर इनवर्स होगा कि नहीं? होगा कि नहीं बच्चों? ऑप्शन सी लगा लो, बिल्कुल सही जवाब है, लगा लो ऑप्शन सी, तो आपका सही जवाब हो जाएगा। सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे तो याद रखेंगे। चलिए फिर 11 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल आपके सामने, बता दो कारक जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है, कारक जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है वो ताप भी होता है, दाब भी होता है, सांद्रण भी होता है, और इनमें से सभी कौन सा होगा? टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन इन ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर डी होगा बच्चों। 11 का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सारे बच्चे याद रखिएगा और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ जाओ, बहुत ही जल्द बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। चलिए फिर 12 नंबर सवाल आपके सामने। 12 नंबर सवाल आपके सामने, बता दो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं अथवा मूलकों की संख्या क्या कहलाती है? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं अथवा मूलकों की संख्या को हम लोग मोलिकुलरिटी कहते हैं। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अनुसंख्यता या फिर अनुक्ता भी बोलते हैं। अनुक्ता का अधिकतम मान पूछे कितना होता है तो 3 होता है। अनुक्ता का अधिकतम मान कितना होता है? एक बार चैट सेक्शन में लगा दो सभी बच्चे, मैं देखना चाहता हूं कि लगाते हो कि नहीं। अनुक्ता का अधिकतम मान क्या होता है? 3 होता है। सभी बच्चे चैट सेक्शन में एक बार लगा दो। चलिए 13 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा। 13 नंबर सवाल का जवाब बता दो। दूध एक उदाहरण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी क्या है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूध एक किसका उदाहरण होता है? यह होता है इमल्सन का, या फिर पायस बोलते हैं हिंदी में। इमल्सन भी कभी कभी ऐसे भी लिखा रहता है। कौन सा? इमल्सन ऐसे भी लिखा रहता है बच्चों, इसलिए भूलना नहीं है, एकदम भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इमल्सन। अगला प्रश्न है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है किसके द्वारा? टिंडल प्रभाव जो होता है वो रियल सॉल्यूशन के द्वारा होता है, ट्रू सॉल्यूशन के द्वारा होता है, वास्तविक घोल के द्वारा होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है वास्तविक घोल के द्वारा। बच्चों याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। ओके जी, चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर सवाल क्या कहता है? रक्त पर आवेश क्या पाया जाता है? रक्त पर कितना आवेश होता है? ऋणात्मक होता है क्या? रक्त र से रक्त और र से ऋणात्मक, देखो मिलता जुलता आंसर लग रहा है, मिलता जुलता आंसर लग रहा है, ऋणात्मक लगा लो बच्चों, सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर सवाल आपके सामने। 16 नंबर सवाल क्या कर रहा है? द्रव से नहीं कोलाइड के अस्थायित्व का प्रमुख कारण क्या होता है? द्रव से कोलाइडो का क्या स्थायी, यहाँ के होगा बच्चों, यहाँ क्या नहीं, यहाँ पे क्या होगा तो एक बार रुको मिटा दिया जाए, उसके बाद हम आपको बता दें क्या होता है। देखो द्रव से नहीं कोलाइड के होगा, यहाँ पर क्या होगा मिटा के हम लिख देते हैं, द्रव से नहीं कोलाइड के लिख लो यहाँ पे, द्रव से नहीं कोलाइड के अस्थायित्व का प्रमुख कारण क्या होता है? ये पीडीएफ में इसको सही कर दिया जाएगा, बताते चलो चैट सेक्शन में फटाफट से। ये क्या होता है तो आवेश होता है। द्रव से नहीं कोलाइड के अस्थायित्व का प्रमुख कारण क्या होता है? आवेश होता है। सही जवाब ऑप्शन बी होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भौतिक अधिशोषण की क्रिया होती है, भौतिक अधिशोषण की क्रिया कहाँ होती है? कक्ष ताप पर। राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। भौतिक अधिशोषण की क्रिया क्या होती है? कक्ष ताप पर होती है, रूम टेम्परेचर पर होती है। सही जवाब क्या लगाओगे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए लगा लो। चलिए 18 नंबर सवाल की ओर बढ़े हम लोग। 18 नंबर सवाल है आपके सामने, बताएंगे सभी बच्चे क्या होगा। 18 नंबर सवाल है, जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं, जो पदार्थ क्या करते हैं तो जल का पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं, वे क्या कहलाते हैं? पृष्ठ सक्रिय कारक यानी कि सरफेसिएंट एजेंट्स कहलाते हैं। करेक्ट आंसर कौन सा होगा तो डी हो जाएगा। चलिए फिर 19 नंबर सवाल है। 19 नंबर सवाल कह रहा है, वात्य भट्टी में निम्नलिखित में किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? वात्य भट्टी में निम्नलिखित में किस ऑक्साइड का अपचयन होगा? बता दो क्या होगा? आयरन का ऑक्साइड का होता है क्या? आयरन का ऑक्साइड का होता है। 19 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए 20 नंबर सवाल को देखते हैं। 20 नंबर सवाल का जवाब बच्चा पार्टी बता
बता दो कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होता है। इतना आसान सा सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दे तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग छोड़ के आओगे। कॉपर पायराइट यानी कि Cu होता है FeS2 होता है। CuFeS2 कहां दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है CuFeS2। कॉपर पायराइट हमारे साथ बोल लो एक बार, CuFeS2 कॉपर पायराइट का सूत्र है। ओके चलिए 21 नंबर सवाल को देखते हैं। 21 नंबर सवाल है स्पेल्टर क्या होता है? स्पेल्टर जो होता है वो इम्प्योर जिंक होता है यानी कि अशुद्ध जिंक है। स्पेल्टर क्या होता है? अशुद्ध जिंक है। ये सब मत लगाना, शुद्ध जिंक नहीं है, अशुद्ध एल्यूमिनियम भी नहीं है और अशुद्ध पारा भी नहीं है। सही जवाब विकल्प बी होगा। चलिए 22 नंबर सवाल को देखते हैं बच्चों। 22 नंबर सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है भाई, चुन के लाया हूं 50 ऑब्जेक्टिव जो आपके बोर्ड एग्जाम में देखा गया कि हर एक बार पूछे जाते हैं। आपके पूरे बुक से चुन के लाया हूं, यानी कि चैप्टर नंबर 1 से लेके 16 तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं। देखो साइनाइड विधि द्वारा क्या प्राप्त किया जाता है? साइनाइड विधि के द्वारा हम लोग क्या प्राप्त करते हैं बताएंगे। 22 का करेक्ट आंसर, 22 का सही जवाब बता दो क्या होगा? साइनाइड विधि द्वारा सिल्वर, 100 से साइनाइड 100 से सिल्वर। देखो मिलता जुलता आंसर मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग लगा लो, करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 23 नंबर सवाल क्या करें? टीन का संकेत क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार तो आया था कि हीलियम का सूत्र क्या होता है। अब बता दो, हीलियम हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, कौन सा पूछा गया? तो हीलियम का क्या पूछा गया? हीलियम का सूत्र पूछा गया, ना कि यहाँ संकेत होगा, लेकिन यहाँ बोर्ड एग्जाम में सूत्र दिया गया था। लेकिन हीलियम का क्या होता है? हीलियम का संकेत होता है। तो हीलियम का संकेत किस किस को पता है एक बार बता दो बच्चा पार्टी। हीलियम का संकेत हमारा He होता है। तो और बता दो टीन का संकेत Sn होता है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। और हीलियम को भी याद रखिएगा, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा पार्टी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अगला प्रश्न है 24 नंबर सवाल, NaOH है एक। NaOH क्या है बता दो। NaOH क्या होता है सभी बच्चे? 24 का राइट आंसर बता दो क्या होता है? ये हमारा क्षार है। क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। सही जवाब बी होगा। चलिए 25 नंबर सवाल आपके सामने। 25 नंबर सवाल क्या करें? बल्बों में भरने हेतु उत्कृष्ट गैस कौन सा होता है? बल्बों में भरने हेतु उत्कृष्ट गैस कौन सा होता है बता दो सभी बच्चे फटाफट से चैट सेक्शन में। 25 का राइट आंसर, बल्बों में भरने हेतु उत्कृष्ट गैस कौन सा होता है? तो आर्गन होता है। सभी बच्चे को याद रखना है क्या होता है? आर्गन होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए फिर 26 नंबर सवाल को देखते हैं। 26 नंबर सवाल है, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है? हीलियम का मुख्य स्रोत बहुत इंपॉर्टेंट है। हीलियम का मुख्य स्रोत होता है सूर्य। क्या होता है? सन होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या लगा रहे हो बच्चा पार्टी? ऑप्शन नंबर सी लगा लो आप लोग। चलिए 27 नंबर सवाल को देखते हैं। 27 नंबर सवाल क्या कर रहा है? हीरे में कार्बन का संकरण क्या होता है? sp3। हीरे में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। हीरे में क्या होता है? कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 28 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है? SO2। कौन सा? SO2। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, जो कि जल पर एकत्र नहीं की जाती है। सही जवाब क्या होगा? सी हो जाएगा। चलिए फिर 29 नंबर सवाल देखिए। 29 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। वर्ग 16 के तत्व क्या कहलाते हैं? इसमें आप लोग फंसना नहीं बच्चा पार्टी, फंसना नहीं है। देखो हैलोजन क्या होता है? हैलोजन क्या किसको बोलते हैं? तो ग्रुप 17 के तत्व को बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ये हमारा क्या है? तो ग्रुप कौन सा ग्रुप है? ये कौन सा ग्रुप है? तो ये हमारा ग्रुप 17 है। यहाँ ग्रुप 17 लिख देते हैं। अब बता दो कैल्कोजन, कैल्कोजन है ये हमारा कौन सा होता है? कैल्कोजन क्या होता है? ग्रुप 16 होता है। कैल्कोजन में क्या होता है? ग्रुप 16 होता है। अब संक्रमण तत्व जिसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कहते हैं कि नहीं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं, जो कि 3 से 12 तक होता है। 3 से यानी कि ग्रुप 3 से लेकर कहां तक होता है? 3 से कहां? तो 12 तक होता है। ये इसको याद रखिएगा, जिसे हम लोग संक्रमण तत्व डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और ये हमारा जो कौन सा उत्कृष्ट गैस क्या होता है? ये वर्ग 18 होता है। ये क्या है? तो वर्ग 18 है, जिसमें उत्कृष्ट गैस होते हैं आर्गन सब होता है। और आप बता दो वर्ग 16 के तत्व को क्या कैल्कोजन कहते हैं ना? ऑप्शन नंबर बी लगा लो। और इसको भी याद रखिए, ग्रुप 17 है हेलोजन, उत्कृष्ट गैस 18 में है, और संक्रमण तत्व क्या है? 3 से 12 है। और आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है कि संक्रमण तत्व को और किस नाम से जाना जाता है? तो डी ब्लॉक लगा देना। कौन सा? डी ब्लॉक बच्चा पार्टी लगा के रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, अच्छे से समझते चलना है। केमिस्ट्री है, बहुत आसान है। देखो S8 में सल्फर की ऑक्सीजन अवस्था कितनी होती है? जिसका निकालना है उसे हम लोग एक्स मानते हैं, सभी बच्चों को पता होगा, कुछ भी मान सकते हैं। तो बता दो 30 का करेक्ट आंसर क्या लगाओगे? तो सल्फर का पूछा है तो हम लोग इसका क्या मानेंगे? एक्स मानेंगे। गुना में 8 है तो गुना में 8 लिख देंगे, और कौन सा? बराबर में 0 लिख देंगे। एक्स गुना 8 और क्या होगा? इसलिए एक्स बराबर क्या होगा? तो बराबर 0 हो जाएगा। 8 में 0 से गुना करेंगे 0 होगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। कौन सा? डी में दिया गया बच्चों, लगा लो आप लोग, बिल्कुल सही आंसर। ओके चलिए 31 नंबर सवाल देखिए। 31 नंबर सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? नहीं पूछा गया है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम नहीं है, मैग्नीशियम नहीं है। हाँ मैग्नीज होता तो हो जाता, लेकिन मैग्नीशियम
कैल्शियम है, तो होना तो पड़ेगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। चलिए 32 नंबर सवाल देखिए, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला, हमेशा स्वतंत्र अवस्था यानी कि फ्री स्टेट में पाए जाने वाला कौन सा धातु होता है? बता दो कौन सा होगा? सोना होगा क्या? हाँ, हमारा सोना। कौन सा? वो बाबू सोना वाला सोना नहीं है, ये गोल्ड वाला सोना है। कौन सा? गोल्ड वाला सोना है बच्चा पार्टी, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 33 नंबर सवाल आपके सामने। 33 नंबर सवाल देखिए क्या करे, संक्रमण तत्व क्या होता है? संक्रमण तत्व अभी मैंने बताया बच्चा पार्टी, अभी मैंने बताया कि 3 से 12 तक, 3 से क्या, 3 से 12 तक के जो तत्व होते हैं वो संक्रमण तत्व होते हैं, यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है। अभी मैंने बताया कि नहीं, एक बार बता दो डी ब्लॉक कहां दिया गया? तो डी खंड के तत्व यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स, देखो इंग्लिश में दिया गया है कि नहीं। चलिए फिर 34 नंबर सवाल है। 34 नंबर सवाल है, निम्न में से हरात होता क्या होता है? हरात होता जिसे हम लोग हरा कशिश भी बोलते हैं, हरा कशिश भी बोलते हैं। तो आप लगा दो, क्या लगाओगे इसका सही जवाब? हरा कशिश भी बोलते हैं, जिसका कि हमारा केमिकल अगर नेम की बात करें तो वो हमारे क्या होता है? फेरिक सल्फेट होता है। यहाँ पे लिख भी देता हूं, तब आंसर लगाने में क्या होगा? आसानी होगा। यहाँ क्या होता है? फेरिक सल्फेट होता है, फेरिक सल्फेट भी होता है। तो अब लगा दो, फेरिक सल्फेट का सूत्र किसी को पता होगा तो लगा दो, कौन सा होता है? तो ये हमारा होता है FeSO4 × 7H2O, FeSO4.7H2O कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया फेरिक सल्फेट। अगर पूछे ये किस, इसका नाम क्या है? तो फेरिक सल्फेट है बच्चों, याद रखेंगे आप लोग। चलिए 35 नंबर सवाल देखिए, कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण कौन सा होता है? गलनांक होता है। क्या होता है? गलनांक होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा 35 का, कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण गलनांक होता है। चलिए 36 नंबर सवाल को देखते हैं। 36 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित आपको रूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम किसमें होता है? ग्रेफाइट में होता है। किसमें होता है? ग्रेफाइट में होता है बच्चों, ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 37 नंबर सवाल है। 37 नंबर सवाल है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? बता दो, द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज, कौन सा होगा? कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन की संयोजकता क्या होती है? 4 होती है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो डी हो जाएगा। चलिए 38 नंबर सवाल आपके सामने। 38 नंबर सवाल क्या कर रहा है, कौन सा विटामिन जल में विलय होता है? मैंने बताया था कि नहीं, एक हमारा क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं बच्चों, इसको समझते चलो। एक हमारा होता है जल में कौन सा होता है? जल में विलय होता है। और दूसरा होता है हमारा क्या? तो वसा में विलय। दूसरा होता है वसा में क्या होता है? वसा में विलय होता है। सभी बच्चे को समझते चलना। देखो अगर जल में विलय की बात हो तो हमारा विटामिन बी और सी होता है, और वसा में विलय की बात हो तो विटामिन ए होता है, डी होता है, ई होता है और के होता है। बस इतना को याद रख लो बच्चा पार्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछे जल में विलय विटामिन बी और सी, अगर वसा में विलय पूछे तो ए डी ई के हमारे साथ बोल लो, कौन सा होगा? विटामिन, कौन सा? जल में पूछा गया विटामिन बी और सी में कहां है? तो विटामिन सी दिया गया है। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। विटामिन बी रहे, सी रहे, जल में विलय है, और ए डी ई के हमारा वसा में विलय है। तो इसको आप लोग याद रखना, मैं बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 39 नंबर सवाल को देखते हैं। 39 नंबर सवाल है कि मेथेनॉल का सूत्र क्या होता है? मेथेनॉल, बताओ मेथेन प्लस अल्कोहल होगा कि नहीं? कौन सा होगा? CH3OH होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 40 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 40 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से प्राप्त होता है एल्डिहाइड। प्राइमरी अल्कोहल के उत्प्रेरण से जो प्राप्त होता है वो एल्डिहाइड होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए एल्डिहाइड का अगर पूछे कि संकेत क्या होता है, एल्डिहाइड का क्रियाशील फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? तो CHO। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? इसमें हम लोग R लगाते हैं क्योंकि ये हमारा क्या है? तो एल्काइल ग्रुप है। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 41 नंबर सवाल है, कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर क्या बनता है? कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदलता है? नीला रंग में। अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदलता है? तो नीले रंगों में। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 43 नंबर सवाल है आपके सामने। 43 नंबर सवाल का जवाब बता दो सभी बच्चे। बेकेलाइट क्या होता है? बेकेलाइट हमारा ताप दृढ़ बहुलक होता है। क्या होता है? ताप दृढ़ बहुलक होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है। चलिए 44 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्लास को आप लोग लाइक नहीं किए हो तो जितने भी बच्चे हो जुड़े तो क्लास को लाइक कर देना बच्चा पार्टी। एक पीपीटी को तैयार करने में बहुत मेहनत लगता है। अगर आप अभी मेहनत कर रहे हो, किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको मेहनत का पूर्ण ज्ञान होगा कि मेहनत क्या चीज होता है। देखो प्राकृतिक रबर एक किसका बहुलक होता है? प्राकृतिक रबर जो एक बहुलक होता है वो आइसोप्रीन का होता है। प्राकृतिक रबर बहुलक है, आइसोप्रीन का, याद रखिएगा। अगर पूछे प्राकृतिक बहुलक क्या है, वो है रबर का क्या होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, जिसको हम लोग क्षीर भी बोलते हैं। चलिए
अगले प्रश्न को देखते हैं 45 नंबर सवाल है, पॉलीथीन एक बहुलक है किसका? पॉलीथीन ईथीन का बहुलक था। पॉलीथीन किसका? तो ईथीन का बहुलक है। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, पॉलीथीन एक बहुलक है ईथीन का। चलिए 46 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। 46 नंबर सवाल है, निम्नांकित शुगर में सबसे मीठा कौन होता है? निम्नांकित शुगर में सबसे मीठा कौन होता है? बता दो 46 का राइट आंसर। निम्नांकित शुगर में सबसे मीठा कौन सा होता है? बताएंगे सभी बच्चे। मीठा की बात हो रहा हो तो सभी बच्चों को पता होगा कि फ्रुक्टोज होता है। राइट आंसर डी होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 47 नंबर सवाल है, एंजाइम क्या होता है? एंजाइम इज अ प्रोटीन। कौन सा? एंजाइम हमारा प्रोटीन होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो सारे बच्चे क्या करोगे? याद रखोगे। ओके चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 48 नंबर सवाल है। 48 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि फलों की शर्करा क्या कहलाती है? फ्रुक्टोज। फलों की शर्करा फ्रुक्टोज कहलाती है। राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। फलों की शर्करा फ्रुक्टोज कहलाती है बच्चों, याद रखिएगा। चलिए 49 नंबर सवाल को देखिए। 49 नंबर सवाल है, विटामिन की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी? विटामिन की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ये क्या था? फंक ने। क्या फंक ने किया था? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये होगा। और कब किया था? तो 1912 में किया था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके चलिए 50 नंबर सवाल है आपके सामने। 50 नंबर सवाल का जवाब सभी बच्चे लगा दो। एस्कॉर्बिक अम्ल क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल जो है ये क्या है? तो आपको भी पता होगा, ये किसी विटामिन का नाम है। और विटामिन किसका नाम है? विटामिन सी का ये एस्कॉर्बिक अम्ल नाम है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। विटामिन अगर आपसे 2 नंबर में पूछ दे कि विटामिन क्या होता है, तो ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जंतुओं तथा मनुष्यों को शरीर की उचित वृद्धि तथा उनकी जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है, उसे हम लोग विटामिन बोलते हैं। तो इसको लिख दीजिएगा, कॉपी में जगह हो तो कहीं लिख लेना विटामिन क्या होता है। ओके जी। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और सारे बच्चे एक बार क्लास को जरूर लाइक करिएगा। ओके मिलते हैं फिर अगले क्लास में।